हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। टू यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर ए एंड बी आर कोसेंट्रिकली फिक्स टू ईच अदर and the composite body thus formed is placed on horizontal floor as shown. Masses of hemisphere A and B are MA and MB and their radii are RA and RB respectively. Find condition for stable, unstable and neutral equilibria of the composite body in the situation shown. Okay, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है जो इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। अब ये जो सॉलिड स्फीयर है इसको यदि आप हल्का सा रोटेट कराते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है ना। ये जब रोटेट होगा इस पॉइंट के अबाउट तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। यहाँ से जैसे इसका रेडियस यदि कैपिटल आर है तो ये कितने के बराबर होता है, 3r/8 के बराबर होता है, ओके। और ये जो पॉइंट है जब ये हल्का से रोटेट करेगा, मान लेते हैं थीटा एंगल रोटेट करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। देख लीजिए यदि इस स्फीयर को ऐसे रोटेट कराया जाए तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा और ये जो पॉइंट है ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलेगा यदि रोल करेगा तो, है ना। यदि रोटेट कराइएगा तो ये यहीं पे रहेगा और ये ऐसे शिफ्ट करेगा। यदि आप इसको रोल कराइएगा, रोल भी कराइएगा तो ये पॉइंट आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, इसका जो सेंटर है। कब तक? जब तक ये यहां तक नहीं पहुंचता है ना। इसके बाद ये चेंज कर सकता है अपने पोजीशन को, लेकिन तब तक ये इसी लाइन पे ट्रेवल करेगा। और हम लोग को तो इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है जैसे हल्का सा ट्रेवल कराना है, ठीक है, तभी वो स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देखा जा सकता है। तो देखिए, तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है, ऐसे जो सरफेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको रोल कराने पे, रोटेट कराने पे इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है नीचे x डिस्टेंस पे जो कि 3r/8 होता है और इसको थीटा एंगल रोटेट करा दिया गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगा, mgx1। मान लेते हैं इसका मास m1 है, m1 है, gx1 इसका रेडियस है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है x1 इंटू क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा, यही पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ेगा, ओके। अब इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं। देखिए इस तरह का यदि ऑब्जेक्ट है, इसको यदि इस पॉइंट के बाद रोटेट कराया जाए, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, यहाँ पर था, ये 3r/8 पे था। अब इसको यदि आप रोटेट कराइएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, जिस कारण से आप कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, डिक्रीज करेगा। और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज करेगा, मान लेते हैं इसका रेडियस x2 है और इसको थीटा एंगल रोटेट कराया तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा दैट इज इक्वल्स टू m2gx2 इंटू 1 - cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। मतलब ऑब्जेक्ट को यदि हल्का सा टिल्ट किया जाए, मूव कराया जाए तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इंक्रीज करता है, ठीक है। यदि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है और यदि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए ऑब्जेक्ट को मूव कराने पे। अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए मूव कराने पे और न्यूट्रल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए, कुछ ऐसा होता है, ओके। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए कि जब ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है ना, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, ओके। ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है और इस तरीके से इस सरफेस पे रखा हुआ है। जब ये रोटेट करेगा, जब ये हल्का सा मूव करेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। यदि नेट पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम को मूव कराना है तो यदि नेट पोटेंशियल एनर्जी
इंक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। यदि नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। यदि कांस्टेंट है तो कहेंगे हम लोग कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में था। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ था? इस ऑब्जेक्ट के यदि मास की बात की जाए तो इसका मास है ma। ओके, इस ऑब्जेक्ट का मास जो ऊपर में रखा हुआ है इसका मास कितना ma, तो यहां पे हो गया ma g। x2 के जगह पे क्या लिखेंगे? 3r/8 और ये कौन सा हो जाएगा? rb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया इस ऑब्जेक्ट के लिए जो ऊपर रखा हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? ये आड़े है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? mb g 3/8 rb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यदि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या डिक्रीज कर रहा है और ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। यदि इंक्रीज करने वाला पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है डिक्रीज करने वाले पोटेंशियल एनर्जी से, तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? देख लेते हैं। तो यहां पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है mb g 3/8 rb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा शुड बी लार्जर देन ma g 3ra/8 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 3/8 कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन आया? mb rb शुड बी ग्रेटर देन ma ra। ओके, अनस्टेबल के लिए यही लेस देन वाला हो जाएगा, मतलब डिक्रीज करने वाला पोटेंशियल एनर्जी यदि ज़्यादा हो गया, ज़्यादा यदि डिक्रीज करेगा तो नेट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा? आप देख सकते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये लेस देन होना चाहिए। तो mb rb शुड बी लेस देन ma ra। ये अनस्टेबल के लिए हो गया। और न्यूट्रल के लिए आप लिख सकते हैं क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट के रोटेट करने पे, ऑब्जेक्ट के घूमने पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में था। फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा? ma ra शुड बी इक्वल टू mb rb। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में।